ए रहने दो, अरे बंद कर दी बेवकूफी लड़की। अरे उसको खोलो, जानबूझ के हम इधर कराए हैं। अरे बहुत हाँ, हम नहीं दिख रहे हैं। क्या जी? गेट खोलो एक बार, जाओ। ले उसको क्या हुआ? देखो उसकी तबीयत गड़बड़ हो गया। रहने दो। एक लड़की की तबीयत गड़बड़ हो गया, देखिए उधर उस रूम में, जल्दी जाइए। इसको भी खोल दो, थोड़ा सा निकल जाएगा बाहर। देखो जल्दी देखो, बोलबो नहीं करती है सब। हाँ, अरे वो मच्छर वाला है ना, बंद कर दीजिए। हाँ तो वो लड़की क्या देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा उसको चक्कर वक्कर आ गया। हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? बहुत ज्यादा डेंगू फैल गया है जी, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, हमको भी लग रहा है कि हो गया है। हाँ, इसको कौन सी हुआ? फिर जाएगी उसी में, उसमें पूरा भरा हुआ है। उसी में जा रही, फिर उसमें पूरा भरा हुआ है, देख लेना उसमें, दरवाजा खोल देना लड़की सबका। हाँ, एक तो अब जाएगा कैसे वहां पे? बंद कर दो। हाँ, ये देखो क्या करा रवि कुमार सर, वो मच्छर मारने वाला धुआं था क्या? हमको लगा कि मेरा फोन खराब हो गया। अरे नहीं, वो मच्छर मारने वाला धुआं मार दिया ना इधर क्लास में। अच्छा, उसको धुंधला दिख रहा था फोन में ना, तो वो कह रहा है कि लग रहा है कि मेरा फोन खराब हो गया। आप लोग को कोई दिक्कत? अब देखो उधर बैठी हैं आप लोग ना, तो हाँ, हमको भी संभवतः हो गया है डेंगू, क्योंकि हमको एक बार पहले हुआ था, बहुत पहले स्टार्टिंग में, लगभग वही 2018 के 17-18 में वो स्टार्टिंग पेज में ही हमको शुरुआत में ही हो गया। तो लक्षण पता है हमको, ये हमारा भी उठने में दिक्कत हो रहा है। पैर में नहीं उठता है, तो रात में हम खुद से नहीं होता है, रात में इतना दर्द कर रहा था कि ऐसे चौकी होता है ना, ऐसे चौकी, तो यहाँ पे ऐसे करें, अब पैरवा ऐसे लटका के, ताकि चौकिया के कोरवा से इस पे लगते रहे तो आराम से दर्द निकलते रहे। यहाँ पे ज्यादातर चांसेज है कि हो गया होगा डेंगू, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। कौन सी हो गया जी? इसको जल्दी बैठो, बेंच तोड़ देगी सभी सब। उधर जो लड़की बैठी है, जिसको दिक्कत हो रहा है उधर चली जाओ, क्योंकि उधर धुआं का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब सही हो गया? तो उधर पूरा भरा हुआ है, अभी गेट खुलेगा ना तो फिर आ जाएगा। हाँ, एक तो आदमी जो था ना, शादी ब्याह नहीं होता है तो रिसेप्शन जहाँ खाना पीना खिलाया जाता है, तो सब आदमी खाना खा रहे थे, नगर निगम वाला धुआं मारने आया, तो कई तो पिठिया पे लेके आते हैं सब, जैसे गली उली में गाड़ी नहीं घुस रहे थे पिठिया पे, कोई खचरा उसको ना बुला लाया बरतवा में, मार दिया उसमें पूरा, यहाँ पूरा खाना तहस नहस कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम राजस्थान कल पढ़ा रहे थे आप लोग को, लाइव वाले आप लोग को में किसी का भी क्लीन नहीं दिख रहा, अभी भी धुआं धुआं है जी। हाँ, अभी भी क्लीन क्यों नहीं दिख रहा? धुएं को वैसे धुंधला दिख रहा है।
साफ साफ नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ना वो मच्छर मारने वाला धुआं छोड़ दिया है क्लासरूम में, वो जरूरी है आप लोग के लिए। थोड़ा सा धुआं बर्दाश्त कर लो, डेंगू में बड़ी दिक्कत हो जाता है। हाँ, डेंगू में प्लेटलेट, किसका प्लेटलेट परसेंटेज है, ठीक हो गया कि नहीं? सही है तब। तो थोड़ा देर में सब क्लियर दिखने लगेगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान के हम इधर नहर वगैरह बता दिए थे आपको। हाँ, बताइए ये पर्वत कौन सा था? कौन पर्वत? और बताओ बाबू, इस साइड से निकलने वाली नदी लूनी नदी। नदी का नाम लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। अपने फिजिकल नक्शा में देखते रहिएगा नदी, लूनी नदी को। मिल गया लूनी नदी? देखो सब लोग को नदी मिला कि नहीं मिला? उसको चमका हुआ कलर से रंगिए। लूनी नदी को अंतर्वेशी नदी कहा जाता है। लूनी नदी को बीच रास्ते में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। लूनी नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है लूनी नदी। इधर सब लोग ध्यान देंगे, लोग इधर देखिए, लोग सब लोग बाबू लोग इधर देखिए। इस साइड में आपको, इस साइड में नदी मिलेगी बनास। इस साइड में नदी मिलेगी बनास और मिलेगी चंबल। बी फॉर बनास, सी फॉर चंबल। चंबल नदी डकैती के लिए बड़ी प्रसिद्ध था, चंबल का घाटी। बनास और चंबल। देखिए अरावली के पूर्वी ढाल की ओर मिलेगा बनास और चंबल, दोनों मिल गई। ढूंढिए फटाफट, फटाफट ढूंढिए। बनास और नहीं मिला? ये बंगाली को मिला कि नहीं? नहीं मिला? अच्छा ये बंगाल का नहीं है। अच्छा ये बकलवा यही पूछ रहा, उल्टा सीधा सवाल पूछता है। रामगुप्त है ये। मिल गया बाबू? बनास मिल गया? अब इधर सब लोग ध्यान से देखिए मेरी ओर। कितने लोग को नहीं मिला हाथ उठाइए। रेज योर हैंड दोज स्टूडेंट हु डोंट फाइंड द रिवर चंबल एंड बनास। रेज योर हैंड। ओके, यू आर 24 कैरेट बकलोल। देखो सबसे इस साइड में मिलेगा चंबल और चंबल में जाके मिलेगी बनास और ये निकलेगी लूनी। और इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम करेगा अरावली। जल विभाजक मतलब दोनों साइड में ढाल का डिसाइड करना कि उधर वाली। तो बताइए ये नदी लूनी और ये चंबल। कौन नदी? चंबल। अब चंबल नदी इस साइड में, ये एरिया किसका हो गया? चंबल का। और ये तो पूरा थार है। अब राजस्थान की बर्बादी देखिए कैसे प्राकृतिक बर्बादी हुई है। ये एरिया हो गया थार, पूरा का पूरा मरुस्थल। बीच का एरिया हो गया आपका अरावली, पहाड़ी एरिया है, पूरा यूज का नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इस साइड में देखिए आप ध्यान से, ये है चंबल की घाटी। कौन घाटी? चंबल। इस एरिया में जो चंबल घाटी में जो मिट्टियां हैं, उस मिट्टी में बालू और नमक की अधिकता है। बालू और नमक की अधिकता है। तो बालू ज्यादा मजबूती से नहीं पकड़ पाता। तुम्हारा अपनी बेहोश हो जाएगी तुम, अभी लग रहा है। कोई दिक्कत? दरवाजा खोल दे। अभी बोल ली कोई दिक्कत नहीं, तो खोल देते हैं। वो एकदम कोनवे पे बेचारी घेरा गई थी और उधर से ही सब आ रहा था यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, वो धुआं मारा जाता है मच्छर के लिए। डेंगू मच्छर नहीं के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे किसको होना चाहिए? हो किसको रहा था? आप में कोई एकदम प्रकांड ब्राह्मण विद्वान जो इस आत्मा वक्मा को पहचान सके? हाँ, अरे खुदे आत्मा है वो। आगे बढ़ते हैं। वो एक फिल्म आया था मक्खी, जन्म लिया था मच्छर नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये एरिया में बालू और नमक की अधिकता है, जिस वजह से अगर नदी आएगा तो बालू को आराम से काट ले जाता है और नमक को आराम से पिघला के चला जाता है। मिट्टी को काटना थोड़ा मुश्किल है। अब दो समस्या समझिए। बालू और नमक की अधिकता होने की वजह से वहां पर वनस्पति भी नहीं निकलेगी।
पेड़ पौधा भी नहीं निकलेंगे। घास और पेड़ पौधा निकल जाते तो मिट्टिया को पकड़ के रखता, जिस वजह से बाढ़ का पानी मिट्टी को नहीं काट पाता। बट इसमें बालू और किसकी अधिकता हो गई है, तो चंबल नदी आती है तो काट काट के लेके चल जाती है। तो चंबल नदी में अगर किसी का खेत है ना, चंबल की घाटी में, ये पूरा 8-10 जिला जो है इस एरिया का, इस पूरे एरिया में ऐसी ही मिट्टी है। तो अगर किसी का खेत है, सपोज कीजिए 1 कट्ठा खेत है, तो उसमें जैसे इतना बड़ा खेत है अगर क्लासरूम का, तो वो कोनमा उतना उठल होगा, ये धंस गया होगा, एगो बराबर हो गया होगा, नाली बन गया होगा, मतलब अजब टाइप का हो जाएगा। उसमें आप साइकिल नहीं चला पाइएगा, 5 कदम चलिएगा तो 10 फीट का गड्ढा आ जाएगा, क्योंकि वहां बालू होगा, बालू को नदी बहा ले गई है। अब फिर मिट्टी होगा तो मिट्टी को छोड़ दी होगी, फिर ऐसे ऊपर होगा, फिर 10 कदम चलेंगे तो गड्ढा हो जाएगा। अजीब एकदम उबड़ खाबड़ बना दिया है, जिसके हम लोग कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं, बीहड़। तो राजस्थान की इधर की जमीन को ले गया चंबल का बीहड़, चंबल का बीहड़। अब ये डकैती के लिए अच्छा जगह हो जाता है। हाँ, डकैती के लिए क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कौन सी हो गया तुमको, बीचवा में हुआ सारा है, सियार की तरह बीच में बोल देती है सब। तो ये एरिया में चंबल हो गया, यहाँ डकैती के लिए फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस आएगी। अब पुलिस ना वहां गाड़ी घुस पाएगी, ना मोटरसाइकिल घुस पाएगा, कुछ भी नहीं जा पाएगी। अब पैदल आइए, पैदल पता ही नहीं हो, कोई रास्ता थोड़ी है कि जो दाहिने मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा, कोई कहीं से चला जाएगा बीहड़ में। तो बीहड़ में डकैती बड़ी। पान सिंह तोमर मूवी देखें, बीहड़ की दिखाई गई यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। बीहड़ का एरिया, बीहड़ में मतलब बीहड़ जो होता है ना, पानी की भी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी पूरा पानी नीचे फेंक देता है, तालाब बन नहीं पाता है, पानी पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। फूलन देवी, बीहड़ में पुलिस खोजते रह गई थी। जब फूलन देवी का अपना इंटरव्यू देखिएगा ना, तो कही थी कि जब पुलिस दौड़ा रही थी तो एक समय थक के वो जहाँ छुपी थी तो अगल बगल में पूरी पुलिस थी, पता ही नहीं चल पाता बीहड़ में, उबड़ खाबड़ ऐसे हो जाएगा पूरा एरिया में। तो डकैती के लिए काफी अच्छा जगह हो जाता है। लेकिन अब तो ड्रोन आ गया है, ऊपर खोज लेता है। आप किसी को दिक्कत, तो राजस्थान की अधिकांश जमीन वेस्ट, मतलब बर्बाद हो गई है। ज्यादातर जमीनें क्या हो गई हैं, वेस्ट। लेकिन राजस्थान में खनिज बहुत ज्यादा होता है, मार्बल, पत्थर, मसाला, ग्रेनाइट, टाइल्स, ये सब बहुत होता है। और जनसंख्या बहुत कम है, एरिया बहुत ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा, खनिज संपदा ज्यादा रहेंगे, तो लोग समृद्ध हो जाएंगे। लोग क्या होंगे, समृद्ध। वहाँ लोगों की इनकम ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जमीन बहुत ज्यादा है, गाय पाल लिया तो 500। उसका उल्टा है बिहार में, एरिया है छोटा, जनसंख्या है ज्यादा, खनिज के नाम पे कुछ और नहीं, खनिज के नाम पे कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ की जमीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। अब कोई फैक्ट्री वाला सोचेगा फैक्ट्री खोलने के लिए, तो बिहार में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कम से कम उसको 200 करोड़ रुपए केवल ज़मीन खरीदने पे लगाना होगा। इतनी महंगी ज़मीनें हो गई हैं। और लोगों की टेंडेंसी भी है, अगर पता चल जाएगा कि फैक्ट्री खुल रहा है तो हम अपन बाद में बेच दो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। नाच नचाना दिए तब कहेगा इसको, नहीं बेचेंगे, 4 बार दाम तुड़ाएंगे, उसके बाद फिर छाती पीटेंगे, फैक्ट्री नहीं लगता है हमारे यहाँ। जमीन है, 100 एकड़ जमीन लेने जाएंगे तो 20 गो मुकदमा वाला मिलेगा बीचवा में। इतना जमीन का लिटिगेशन, इतनी जमीन, मतलब जब तक आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो जाता है ना बिहार में, दाखिल खारिज समझते हैं, जमीन एक बार आप अपने नाम पे लिखा लिए, फिर उसके लगभग 1 महीना समय लगता है, फिर आपके नाम पे चढ़ता है, तब तक लोग चुप्पे रहता है। ये हाल है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो पर्सनल 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन जब लिखाता है तो ये झमेला है एक फैक्ट्री वाले के लिए। और राजस्थान में जमीन का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप कितना चाहिए, 200 एकड़, हाँ ले लो, पूरा वीरान है, वहां पे कोई रहने वाला ही नहीं, ले लो 200 एकड़ जमीन। अच्छा, फैक्ट्री के लिए बीहड़ वो मतलब क्या होता है, वहां पे जमीन भी तो एकदम बीहड़ टाइप की, यहाँ पे वहां जनसंख्या कम है और पढ़े, एजुकेशन भी ज़्यादा, पैसा आएगा तो एजुकेशन क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। तो वहाँ पे देखिएगा बिजनेस वगैरह ठीक ठाक हो जाता है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, मतलब बड़े पैमाने पे बिजनेस नहीं है, अपने जीने खाने के लिए है। जैसे अब जब लोग हैं तो वहाँ किराना की दुकान तो चलबे करेगा, तो बिजनेस थोड़ी हो जाएगा, तो जीविका हो जाएगी। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है हमारे यहाँ। तो ये बिहार, राजस्थान समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। बिहार वगैरह तो समझ में आ रहा है, नदी वगैरह देख लिए। अब पॉलिटिकल नक्शा में आते हैं हम लोग। ऊपर देखिएगा हनुमानगढ़, मिल गया हनुमानगढ़,
सबसे ऊपर में हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ को छोड़ते हैं, इधर देखेंगे बीकानेर। मिल गया बीकानेर। हनुमानगढ़ के नीचे इस साइड में बीकानेर। मिला कि नहीं मिला जी बीकानेर? लाइव वाले सब लोग देखिए बीकानेर। सर यूपी में भी ऐसा ही है, जनसंख्या ज्यादा है, बट यूपी में एक फायदा ये है ना कि वो दिल्ली के करीब है। दिल्ली के करीब होने की वजह से ना वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो गया यूपी में। अब यूपी में आगे चलेंगे तो देखेंगे वहां पे यूपी में बहुत सारी चीजें ना, यूपी बहुत अच्छा से डिसेंट्रलाइज है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूपी में मेन चीज कहां से कंट्रोल हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ ही सब कुछ है यूपी में, कानपुर में लखनऊ से 100 गुना फैक्ट्री है सर। आप ये नहीं कह सकते कि पर्यटक का जगह केवल लखनऊ है, आगरा में उससे ज्यादा पर्यटक। आप ये नहीं कह सकते कि लखनऊ में बहुत ज्यादा सड़कें अच्छी हैं, उससे अच्छा मेरठ में। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी इंडिया में अगर कहीं है तो दिल्ली और मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे है, मेट्रो, आरआरटीएस बैठा दिया गया है यहाँ पर, ट्रेन की लाइन है, सब चीज है वहां पे। मेरठ बनाया जा रहा है बढ़िया से। बट बिहार में क्या है ना, पटना गया तो सब गया, भागलपुर, पटना भागलपुर गया। भागलपुर में भी क्या है, मतलब बहुत बड़ा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पटना गया तो खत्म कहानी बिहार का, है कि नहीं? बट वहां ऐसा नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, कई जगह ऐसा होना चाहिए। तो ये बीकानेर मिल गया। आप लोग यहाँ का नमकीन बड़ा खाए होंगे, बीकानेर वाला, ये सब पापड़ी वगैरह, ये सब चीज यहाँ पे, ये कंपनी वगैरह यहाँ पे। बीकानेर मिल गया। बीकानेर के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जैसलमेर। मिल गया, जैसलमेर मिला। राजस्थान का पूरा एरिया मरुस्थल में ही है। कौन सा एरिया? जैसलमेर। मिला जैसलमेर। जैसलमेर के इस साइड में देखेंगे बाड़मेर। मिल गया बाड़मेर। नीचे मिलेगा बाड़मेर। मिल गया बाड़मेर। ऊंट वगैरह के लिए एरिया फेमस है, कौन सा? बाड़मेर। कौन सा में? बाड़। आइए बोलिए तो जैसलमेर। कौन जगह? जैसलमेर मिल गया। जैसलमेर पूरी तरह क्या है? मरुस्थल। कौन सा है? मरुस्थल जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट पीछे देखेंगे आपको मिलेगा पोखरण। जस्ट पीछे पड़िए पोखरण। जैसलमेर और पोखरण। जैसलमेर के जस्ट पीछे आपको देखेंगे क्या? पोखरण। मिल गया। बताइए ये एरिया जैसलमेर और ये पोखरण। कौन सा एरिया है? पोखरण है। किसी को कोई दिक्कत? पोखरण मरुस्थल होगा, कुछ नहीं है पोखरण में। ही मत सोचिएगा कि पोखरण बहुत अच्छा जगह है, खाली है, इसे खड़ा होइएगा चारों ओर से आपको दहिना बाएं पते नहीं चलेगा, पूरब पश्चिम चारों ओर क्या मिलेगा? मरुस्थल, और नहीं तो कटीले कुछ कुछ झाड़ियां। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आओ आगे बढ़े। तो जैसलमेर का जगह पोखरण। कौन जगह है? पोखरण। देखिए अब एक एक करके हम लोग पोखरण के बारे में समझते हैं। हम लोग के पास जो ज्योग्राफिकल बनाया गया था, पूरी दुनिया में विवाद का जड़ ब्रिटेन है। पूरी दुनिया में विवाद का जड़ क्या है? ब्रिटेन है। और जब भारत का भी विभाजन किए सब ना, तो इधर पाकिस्तान दे दिया सब, इहो पाकिस्तान दे दिया सब, 2 गो पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी थी जो उसको उधिया दी, पूरा बांग्लादेश बना दी। हालांकि इन सब का लक्षण भी बहुत खराब था यहाँ पाकिस्तान वालों का। तो हम लोग ना ये चीज भली भांति जान गए थे कि इन फ्यूचर पाकिस्तान जो है दोनों ओर से टॉर्चर करने वाला है और हम लोग झेल नहीं पाएंगे। और रियलिटी है, इधर से बैठा देता चाइना को और इधर से भी बैठा देता है चाइना को, क्योंकि उसकी अपने अकेले लड़ने की औकात नहीं है। अरे हम लोग को भी अगर चाहेंगे तो रूस को बैठा देंगे। क्या है? इजराइल कह रहा है कि हमारा साथ दीजिए, हम हथियार देंगे। हमारे वैज्ञानिकों के पास दिमाग नहीं है क्या? एहसान का थोप रहे हो भैया? हथियार दोगे फ्री में? पैसा लोगे ना। तो ये कौन सी बात हो गया? ये मिडिल ईस्ट के लोगों को समझाना है कि हम तुमको हथियार देंगे, ये देंगे, वहां पे वही समझेंगे तुमको, हम लोग को हथियार देंगे। यहाँ पे भारत के ऊपर एहसान थोपने की कोशिश कोई ना करे। अगर रूस कहता है कि हमने साथ दिया है, तो हमने भी रूस के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोली है। नहीं समझे? जयशंकर साहब को बैठा के यूरोप की मीडिया वाला दिमाग खा गया था कि तेल मत खरीदिए। नहीं समझे? जयशंकर साहब वही सा तेल हाथ पे लगाए, नहीं तेल नहीं खरीदे, तो अब्बा का है रे। तो हमने भी साथ दिया है, एहसान थोपते हैं लोग हमारे ऊपर। अमेरिका ने हथियार दिया है, मुर्गा ना बोलेगा तो सुबह ना होगा क्या?
जैसे लग रहा है 71 की लड़ाई हम इन्हीं लोग के भरोसे जीते हैं यहाँ पर। अरे भारतीय सैनिक है यहाँ पर, हमारे यहाँ के गोरखा सैनिक खुखरी जो तल होता है ना, खुखरी हथियार, वहां पे खुखरी से मार के रद्द कर देगा सब यहाँ पे। तो दोनों, इंदिरा गांधी इस बात को भली भांति समझ गई थी कि हमें कुछ भी करके ये एरिया को तोड़ना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने ना यहां से चारों ओर से आर्मी बैठा दिया। क्या बैठ कर दिया? आर्मी। चारों ओर से आर्मी घेरवा दिया और नीचे लगा दिया नेवी, नीचे नेवी। अब लो भैया, अब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब पाकिस्तान जो था क्या करे भैया यहाँ पे? अब पाकिस्तान के लोग जो थे अपने ही प्रदेश के पूर्वी पाकिस्तान, ये क्या ना पूर्वी पाकिस्तान, इनको पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि ओरिजिनल पाकिस्तानी हम लोग हैं, हम लोग लंबे हैं 6-6 फीट के, गोरे हैं, अच्छे हैं, वो बंगाली है सब, वो वहां पे कहता था सब काला है सब। बता अपने देश के लोगों को काला गोरा ये कोई मानक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि आपको अपना रंग चुनने का, देश चुनने का, जाति चुनने का, धर्म चुनने की कोई आजादी नहीं होती। आप पैदा होते हैं, बाद में पता चलता है कि हम कौन धर्म में पैदा हुए हैं। नहीं समझे? आप जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, वो आपका उसमें कोई, आप पैदा हुए तब पता चला आपको यार हम ही धर्म में पैदा हो गए। किसी के यहाँ भूकंप आया किसी देश में, उसके माँ बाप अगर मर गए तो छोटा बच्चा अनाथ हुआ, अब उसका धर्म वही होगा जो उसको ले जा रहा है। मुसलमान ले गया तो मुसलमान हो जाएगा, हिंदू हो गया तो हिंदू ले जाएगा। धर्म एक परवरिश का नाम है, उसके लिए लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार था चुनने का, आपको अपनी जाति, अपना धर्म, अपना देश चुनने का अधिकार था। तो पैदा होने के बाद आदमी को लगा वाह थैंक गॉड हिंदुस्तान में पैदा किए, तनी मनी अगर इधर हो जाता आदमी जीवन नरक हो जाता। अरे पागल है सब सब। हाँ। उस सब का तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते थे, जबकि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे व्यक्ति और वो बहुत सुलझे हुए थे। और देखिए बंगाली जो थे वो पढ़ने में शुरू से ही आगे थे। आज़ादी के टाइम पे भी बंगाल जो था वो फ्रीडम फाइटर की राजधानी हो गई थी, जितने थे सब वहीं से उठते थे, इसलिए अंग्रेज राजधानी लेके दिल्ली भाग गया सब। तो यहाँ शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव हुआ तो अमूमन चुनाव इधर से ही कोई जीतता था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान चुनाव इधर से जीत गए। तो ये शपथ लेने के लिए मुख्य राजधानी में न जाएंगे। अब जैसे मोदी जी है गुजरात के हैं, लेकिन जब चुनाव जीते तो दिल्ली आए ना। आप कहीं के भी रहिए, अब मान के चलिए कोई अंडमान निकोबार का रहता, चुनाव जीतेगा तो दिल्ली ना आएगा, क्योंकि आपको हेडक्वार्टर में ही आके बैठना है राजधानी में। तो शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव जीते तो इनको बुलाया गया यहाँ पे इस्लामाबाद, और यहाँ आके बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि तुम प्रधानमंत्री बनेगा रे। आप सोचिए वो देश के बारे में कितना नफरत करते हैं सब अपने देश के लोगों से। हम लोग से क्या करेंगे? जो ये उम्मीद करते हैं ना कि मतलब पाकिस्तान से एक दिन सुलह हो जाएगा, वो उनको लग रहा है कि सांप से कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी, आप कभी सुलह नहीं हो पाएगा। और जमीन का टुकड़ा विभाजन के बाद अलग हुआ, ये दुख की बात है, लेकिन एक चीज भी हुआ कि अंग्रेज हमसे जमीन तो छीने सब, लेकिन भारत से ना जितने बकलोल थे उन सबको बटोर के साइड में कर दिया, सब उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। आज हम चांद पे गए रहते क्या? कभी नहीं गए रहते। यहाँ पर बकलोल सब यहाँ पे छान दिया, इसे यहाँ पे कैसे ऐसे छान दिया जाता। अब शेख मुजीबुर रहमान जब बंदी बनाया गया तो यहाँ के लोग भड़क गए कि रे चोट्टा कहीं का, तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम अलग देश बना लेंगे। जब तुम हमको बंगाली बोलता है, हमको कहता है कि हम लोग किसी काम के नहीं, हम अलग देश बनाएंगे। यहाँ बना लिया इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी। क्या बना लिया? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बना लिया। और इस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। बैक सपोर्ट भारत। बस भैया मारो उनको धबाक से यहाँ पे। अब पाकिस्तान वाले यहाँ पे सप्लाई कैसे ले जाए सब यहाँ से। अब उन लोगों ने यहाँ से जहाज लेके सोचे सब जहाज से जाए। जो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ थी तो यहाँ से इंडिया मार के गिरा दिया। अरे इधर कहाँ आता रे जहाज लेके। अब पाकिस्तान जो था सोचा पनडुब्बी से नीचे लेके जाए, वहां पनडुब्बी मार के गिरा दिया। वहां क्या मार दिया था? पनडुब्बी मार के गिरा दिया सब। अब पाकिस्तान यहाँ पे भारत ने ना धो दिया, इनको रद्द कर दिया पाकिस्तानियों को। अच्छा पाकिस्तानी जो थे सब
यहाँ पहुंचे सब, यहाँ से जब पाकिस्तानी नौसेना से कैसे भी यहाँ पहुंचे सब, तो यहाँ पर उन्होंने इतना अत्याचार किया, बल्कि अगर विवाद हुआ है तो सुलझाना चाहिए ना। पाकिस्तानियों ने इन्हीं बांग्लादेश वालों में लगभग 30 से 35 हज़ार महिलाओं का रेप कर दिया और कहा कि हम लोग यहाँ के लोगों का नस्ल सुधार रहे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे ना वो ओरिजिनल पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब सोचिए, ऐसे लोगों से आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत से मतलब कभी अच्छा रहेंगे? ये वही इंसान कह सकता है जिसको उनकी हकीकत नहीं पता है। जिस दिन आपको हकीकत पता चल जाएगी ना, आप मरते टाइम उनसे हाथ से पानी नहीं पीजिएगा। आप पाकिस्तानी देखता है सब, अब बनाया ही गया था वहां पे, हमरा से भड़कल रहता है सब। यहाँ पे हमरा दिन पनिया पी पी के हमरा बोलते रहता, हम कह रहे कौआ के सरपले से गाय बीमार पड़ेगी, तो सरपला से क्या होने वाला है यहाँ पे, बकलोल कहीं का। जो तुम अपना नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे। अब भारत को ये देखा नहीं गया, भारत ने भी चढ़ाई कर दिया। भारत ने क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना मराने लगी। अब पाकिस्तान की सेना करिए कि हमारा खाना पीना भारत सब बंद कर दिया, हम क्या करें यहाँ पर। तो भाई खाना पीना बंद कर दिया है तो खाना पीना तुम यहाँ के लोगों से खाओ ना, वहां भी तो अनाज उगता है, लेकिन वहां के लोगों से भी दुश्मनी कर लिया और बाहर भारत से भी दुश्मनी कर लिया। अब वहां के लोग अगर देख लेते थे ना कि पाकिस्तानी आर्मी जा रही है, भारत में अगर इंडियन आर्मी जाती है तो कोई भी सैल्यूट करता है, गांव से अगर ट्रेन जाती है तो लोग सैल्यूट करता है, जय हिंद करता है, टाटा बाय बाय करता है, इज्जत से, समझा गया कि नहीं। और यहां अगर पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश के लोग देख लेते थे ना तो घींच के मार देते थे। बड़का बड़का ईंटा रख ले रहा था घरे पे, खौड़े मुड़िए पे फेंक दे भाई यहां से चट्टा कहीं। अब पाकिस्तान को क्या लगा, उसने दिमाग लगाया, कहा कि हमारा तो काम खत्म। तो यहां पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया में इससे बकवास आर्मी कहीं नहीं है। 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया, हम नहीं लड़ पाएंगे। 93,000, सोचिए 1 लाख फौज अगर सरेंडर कर दे तो कितना शर्म की बात। अब पाकिस्तान के जो मतलब वो थे जो नीति निर्धारक युद्ध के जो थे, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इंडिया उस साइड में युद्ध के लिए तैयार है, हम एक काम करते हैं हमला कर देते हैं इधर से, ताकि हम लोग इस एरिया में कुछ जमीन कब्जा कर लेते हैं, ताकि नेगोशिएशन करेंगे कि हम तुम्हारा वापस करेंगे तो तुम हमारा वापस करो, क्योंकि उसका चला गया था। अब देखिए वो जीतने के अब उसकी युद्ध नीति ही खत्म हो गई, जीत तो पाएंगे नहीं, 93,000 सरेंडर कर दिया, अब नेगोशिएशन के लिए हम कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो यहां से उसकी एयरफोर्स आई, बम्बार्डमेंट करते करते आई, यहीं पे मार और के गिरा दिया गया उसकी एयरफोर्स को। लौट रही थी तो वो सोची कि आगरा में ताजमहल पे बम गिरा दी, वो बैलन को ताजमहल दिखा ही नहीं, चल गया सब वापस। और जब वापस गया सब ना, तो यहाँ जोधपुर से एयरफोर्स बीच में मार के गिरा दी उन सबको, मुझे ताजमहल मिला है नहीं, कोई बात नहीं, हम सीधे शाहजहां से मुलाकात करा देते हैं। सीधे मुलाकात आपको किससे करा देते हैं? ताजमहल तो छोटा मोटा चीजें हैं, मार के गिरा दिया एयरफोर्स। अब भाई पाकिस्तान वाले कहा कि अब क्या होने वाला है, तो उन्होंने देखा भारत की एक कमजोरी पकड़ ली, और भारत ने यहाँ गलती किया था। यहाँ पर जोधपुर के पास, जैसलमेर के पास एक जगह था लोंगेवाला, जैसलमेर के पास जगह था लोंगेवाला, और लोंगेवाला के पास ना इंडियन आर्मी के महज 120 जवान खड़े थे। ये भारत की बहुत बड़ी गलती थी, 120 जवान खड़े थे। और इसी लोंगेवाला से थोड़ी ही दूर पर पीछे की ओर जोधपुर एक जगह था, क्या था? जोधपुर वो एयरफोर्स का स्टेशन था, क्या था? एयरफोर्स स्टेशन। अब आप बताइए, ये इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और जोधपुर एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए फ्रंट लाइन पे केवल 120 जवान खड़े हैं। और उस समय क्या था कि जहाजें जो थी विजुअल अप्रोच पे चलती थी। विजुअल अप्रोच का मतलब क्या था ना कि वो देख के ही उड़ान भर सकती थी। जहाज में ना चलाने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है ना कि जो जहाज का उड़ाने वाला पायलट होता है ना, एकदम फ्रंट पे बैठता है, जहाज दाहिने मुड़ रही है कि बाएं उसको पता ही नहीं चलता है, तो उसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चलता है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि रात में भी आप इंस्ट्रूमेंट से काम कर सके यहाँ पर। और पहाड़ी एरिया में बड़ा दिक्कत आता है, कब बीच में पहाड़ आ जाएगा, कब क्या आ जाएगा, पता ही नहीं चल पाता है, तो दिन में ही उड़ सकती थी। ये बात पाकिस्तानियों को पता चल गई। उन्होंने सोचा कि रात में घुस जाते हैं, कहाँ पे? लोंगेवाला में। 120 आदमी को मारने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से ना कैलकुलेशन किया होगा कि हमारा 93,000 मरा गया तो इनका 120 वैसे ही होगा। यहाँ पे उनको लगा कि 5 मिनट में लपेट देंगे। और जोधपुर एयरबेस से कोई फाइटर जहाज उड़ ही नहीं सकता,
क्योंकि वो सुबह में उड़ेगा। और ये सर टैंक लेके चल दिया सर, क्या लेके चल दिया सर? टैंक लेके चल दिया सर। और यहां पर पाकिस्तानियों की पूरी टैंक रेजिमेंट चल दी, टैंक रेजिमेंट, और उसके पीछे लगभग 600 जवान चल दिए सर, और पूरी 6000 बैकअप की 6000 जवान चल दिए सर, और 100 से ज्यादा क्या चल दिए सर? टैंक चल दिए सर। अब टैंक पे आप बम मारेंगे तो कुछ नहीं होता उसको, ऐसे टैंक पे बम मारेंगे तो ऐसे झाड़ देगा टैंक को। बम मारता है हमको, हम लोग कैसे मच्छर उच्छर को झाड़ देते हैं, काटता है यहाँ पे, हमको काटता है। टैंक को कुछ नहीं होता है। सबसे हार्ड बनाया जाता है क्या जी? टैंक बनाया जाता है, सबसे खतरनाक बनाया जाता है टैंक। अब पाकिस्तानी आर्मी टैंक लेके चल दी थी सब, कितने लोग को मारने के लिए? 120। इतना खतरनाक थे सभी सब चुट्टा सब। रात को 9 बजे हमला किया सब। इनका था कि 9 बजे हमला करेंगे, 9:30 बजे तक काम खत्म, उसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में जोधपुर एयरबेस पे पहुंच जाएंगे। जहाज तो उड़ नहीं पाएगी, टैंक चढ़ा देंगे, धड़ धड़ मारेंगे, जहाज के सामने खड़े होंगे, जहाज नहीं उड़ पाएगी, रात में उड़ नहीं सकती यहाँ पे, पूरा एयरबेस कब्जा कर लेंगे, ये एरिया मेरा हो जाएगा। फिर हम पाकिस्तान इंडिया से कहेंगे कि तुम बांग्लादेश वापस करो, तो हम तुम्हारा वापस करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर। अच्छा, इनकी गलतफहमी क्या है? इनको लगता है कि अल्लाह खुदा इनका साथ देगा। इनको जितना जल्दी आभास हो जाए वो समझदारी है, खुदा इनका साथ कभी नहीं देने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? वो ये ना पागल है सब, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। अरे भाई, ये तो पहला जिसको लगता है खुदा हमारा साथ देगा। अरे इंसानियत का काम करोगे तो खुदा साथ जरूर देगा यहाँ पर। तो ये सब क्या हो गया? 120 जवान को मारने के लिए चल दिया सब यहाँ पे। अब इन लोग को मारने के लिए, टैंक को उड़ाने के लिए इनके पास हथियार ही नहीं था। और यहाँ 120 जवान के कमांडर थे मेजर चांदपुरी। क्या नाम था? कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्या नाम था? कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब कुलदीप सिंह चांदपुरी को हेडक्वार्टर से आदेश आया कि आप लड़ नहीं पाएंगे, पीछे हट जाइए, क्योंकि वहां बहुत बड़ी सेना है, सुबह में हम लोग देखेंगे। तो मेजर चांदपुरी ने कहा कि सुबह में कैसे देखेंगे, वहां पर एक कब्जा हो जाएगा जोधपुर एयरबेस पे। तो कहीं इंडियन आर्मी ने कहा सुबह आगरा से फ्लाइट उड़ेगी, मार देगी जोधपुर एयरबेस पे। कहा फ्यूचर क्या देखना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हेडक्वार्टर ने कहा कि अब आपका डिसीजन है, आप पीछे नहीं हटना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हेडक्वार्टर ने पूछा कि आप कैसे लड़िएगा, वहां पे हजारों की आर्मी है, टैंक है, आपके पास 120 लोग हैं, टैंक से लड़ने के लिए हथियार नहीं, आपको मशीन गन दिया गया, टैंक पे मशीन गन काम ही नहीं करेगा, मारते रहो तब 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 उसको कुछ नहीं होने वाला है, आप कैसे लड़िएगा। तो मेजर चांदपुरी सरदार जी थे पंजाबी, कहे 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखाओ। पंजाबी लोग 1.25 लाख के नीचे बातें नहीं करता है। कहे देख लेंगे जो होगा यहाँ पे। अब उनके पास कुछ एंटी टैंक माइंस थे, वो टैंक जो थे माइंस थे। टैंक बहुत पावरफुल आर्म्स होता है यहाँ पे ऐसे। अब ये कई टन का होता है, 50-60 टन का होता है। समझ में आ गया कि 10 टन की एक हाथी, 10 टन की एक हाथी, इस दूसरा 50 टन का होता है, यानी 5 हाथी के बराबर इसका अकेले वजन होता है। पुल उल पे चढ़ाइएगा ना तो पुलवा तूर देता है, समझ में, इतना हैवी होता है यहाँ पे। अब इसके नीचे रखने के लिए माइंस चाहिए होता है, 5-7 किलो का माइंस भी होता है। तो भारत के पास उस समय 4-5 गो माइंस था यहाँ पर, में कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास। अब क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया ना, पाकिस्तानियों के फ्रंट लाइन पे माइंस बिछा दिया, माइंस बिछा दिया। और खाना खाने वाला जो टिफिन था ना, खाना खाने वाला टिफिन, पिछवा खाना खाने वाला टिफिन बिछा दिया उसमें, खाना खाने वाला टिफिन का खोल खोल के। अब उधर से जब उसकी टैंक आई तो पहले तो ओरिजिनल माइंस पे पड़ा, धड़ाक से उड़ गया, फिर 2-4 गो टैंक आगे बढ़ा, वो भी उड़ गया, पूरा पाकिस्तानी डर गया। कहा सब इन लोगों ने माइंस बिछा रखा, इंजीनियरों को बुलाओ। अब लो, इनका टारगेट था कि 9 बजे आएंगे, 9:30 बजे हमला कर देंगे ना। अब इंजीनियर को बुलाए, अब पीछे से पूरी इंजीनियरिंग की रेजिमेंट आई यहाँ पर। अब पूरा इंजीनियर की जब रेजिमेंट आई तो उसको 4-5 घंटा तक माइंस छोड़ा रहा था, आराम से उठा रहा था सब। रात का समय था, आराम से, फूटना नहीं चाहिए, गिर जाएगा दिक्कत होगा। उस दूसरा टिफिन था, खाना खाने वाला टिफिन था। ऐसे करते करते उन सबका 5-7 घंटा निकल गया। अब भोर होने ही वाला था, 1-2 घंटा में क्या हो जाता, भोर हो जाता। तो मेजर चांदपुरी ने कहा कि अब टेंशन नहीं है, 120 जवान रेडी रहो, क्योंकि अब सुबह होने वाला है। इन चोट्टों ने देख लिया है कि माइंस नहीं है यहाँ पे। जब देख लिए से कि माइंस नहीं है तो इतने डरपोक पाकिस्तानी कि पहले उन लोगों ने टैंक भेजा,
और टैंकों के पिछवा खड़ा होकर गोली चलाते थे सब, इसे मार मत दे। उसके बावजूद इंडियन आर्मी ने बालू के बीच में गड्ढा कर दिए सर, गड्ढा करके अब मशीन गन लेके धड़धड़ा के मारी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी इतना सब के होने के बावजूद लड़ाई लड़ते रह गया सर, लड़ते रह गया सर, सुबह हो गया। सोचिए 120 को नहीं हरा पाए सब, और क्या हो गया, सुबह हो गया। और सुबह में जोधपुर में उनके अब्बा इंतजार कर रहे थे। जैसे सुबह हुआ, रात भर पूरा जहाज का फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ था, हथियार भरा हुआ था, सारा लोकेशन बता हुआ था। आर्मी बोल रही थी पीछे से, जो रेडियो वाला होता है सब, कि लगभग इनके पास 100 टैंक है, 10 तो हम ही लोग उड़ा दिए हैं, 90 को बचल है, हम लोग उस पर बम मार रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है। उस टैंक पे एंटी टैंक काम करता है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक काम नहीं कर रहा है। तब तक सुबह होते होते, सुबह जैसे हो गया, अब सुबह हो गया तो पाकिस्तानियों की नींद खुली और पाकिस्तानी कमांडर अपने सैनिकों को गरियाने लगा, रे चोट्टा कहीं का, ये 120 गो है सब यहाँ पर। एक्चुअली हुआ क्या था ना, भारतीय सेना पूरा बिखर गई थी, इधर से उधर, एगो उधर है, एगो उधर है, ओने से चिल्ला रहा है एकदम वाहे गुरु की जय, कोई कर सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। पाकिस्तानियों को लगता बाप रे 5 किलोमीटर ले खाली फौज खड़ा किया है। अब पाकिस्तानी जो थे वो डरपोक, वो ज्यादा फैलते नहीं थे, सिकुड़ चाचा ये रही, हमें डर लगता साथे रहिए, अरे चोट्टा कहीं का साथे रहेगा, जल्दी बढ़ाएगा, नहीं समझा। और भारतीय सेना पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी। जब सुबह हुआ तब देख रहे थे, अरे उधर ये 21 गो है रे। अच्छा, रेजिमेंट भी एकदम गजब चिल्लाती है, जो बोले इधर वो सो निहाल, पूरा गूंज जाता था, डरा जाता था यार पूरा। अब पाकिस्तानी सबको रात भर कोसा था सब अपने जासूसों को कि कौन सा खुफिया एजेंसी है रे चोट्टा कहीं का, तुम लोग बोलता है 120 है, यहाँ तो 1000 से ज्यादा फौज खड़ी है यहाँ पर। सुबह हुआ तो देखे कि ना 120 जवान थे। अब इन्होंने कहा कि अब कहां जाओगे मेजर चांदपुरी, अब तो हम तुम्हें चुन चुन के मारेंगे। तले ऊपर से आ गई एयरफोर्स एयरफोर्स आ गई, एक को मारी थी और पूरे टैंक तबाह कर दिया। और एयरफोर्स इतना बदमाशी, हम लोग एयरफोर्स ना जब सबको मार दिया ना तो एयरफोर्स को बदमाशी का मन सूझा, वो टैंकवा के पीछे जहाजिया उड़ाता था। टैंकवा जब तक भागता तो वो दहीने बाएं, हाँ भाग 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 बेटा भाग भाग, दहीने दहीने भाग भाग नहीं समझ। अब इनको भी बदमाशी सूझा था यहाँ पे। और जब वो एकदम थक जाता था थक गया, ले धाए यहाँ पे, कई को पाकिस्तानी से टैंक में से उतर के भाग गया सर। कहा से कि है जहाज से एक आदमी को थोड़े गोली मारेगा। तो जहाजिया हम लोग आज भी जोधपुर म्यूजियम में रखे हैं, लोग म्यूजियम में रखे हैं लोग उस जहाज को यहाँ पर। और पूरी तरह पाकिस्तान हार गया। इतना शर्मनाक बात था, उसका टैंक, जहाज नहीं टैंक वहां पे। अब यहाँ पे 120 लोग, देखिए ताजमहल नहीं मार पाया चोट्टा सीधे शाहजहां से मुलाकात हो गया। 120 सैनिकों को नहीं हरा पाया तो क्या हराएगा यहाँ पे। तो इस एरिया से भी काम खत्म। और पूरी दुनिया के सामने भारत ने कहा कि देखिए इसकी लड़ाई बांग्लादेश से हमसे काहे लड़ रहा है, अब हम पूरा एयरफोर्स की सप्लाई मार देंगे। अब यहाँ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बच गया, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा। इसको 93,000 फौजियों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि हम नहीं लड़ पाएंगे। और उसके बाद 93,000 सैनिकों ने अपना, सैनिक जब सरेंडर करते हैं तो बेल्ट हटा देते हैं, बेल्ट, हथियार, बैच और टोपी हटा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब्बू गलती हो गई हमसे। समझ में आ गया कि नहीं, बाप तो उसके हम ही लोग हैं, नहीं समझ में आया। तो भारत से क्या किया, माफी मांगा। इन 93,000 सैनिकों को हम लोग पकड़ के लाए और युद्ध बंदी बना दी। देखिए युद्ध बंदी के साथ कभी भी मारपीट गाली गलौज नहीं किया जाता है, उनको टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है जैसे अपने आर्मी को दिया जाता है। इतना कचर के खाया था सब कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई 93,000 कचर के खाया था सब। अब सोचिए ना, पाकिस्तान वाला मैच खेलने आया है तो ये नहीं देख रहा है कि पिच कैसा है। अरे पूछो कि पिच कैसा है, ग्राउंड कैसा, बिरयानी मिलेगा कि नहीं, बिरयानी मिलेगा चट्टा का। अरे फकीर तुम फकीरे रहेगा सो यहाँ पर, पूरा मांगने वाली आदत है, बिरयानी मिलेगा, भूखे रखेगा आदमी। तो खत्म हो गया, चल गया वहां पे एक, उसको अब बिरयानी पहुंचा दो उसे टोमेटो से ऑर्डर, जोमेटो, अरे वही टोमेटो,
उसे ऑर्डर करके पहुंचा दो, उसको जाओ खाओ बिरयानी चोट्टा सब यहाँ पे। कितना शर्म की बात है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे, तो मम्मी पापा हम लोग को सिखाते थे कि कहीं मेहमानदारी में जाओ ना तो 4 रोटी का भूख हो ना बाबू तो दुइये खा लेना है, मांगना नहीं। लेकिन ये छोटे क्रिकेटर होके आके मांगते हैं ऐसे कि बिरयानी मिलेगा कि नहीं। तो शर्म नाम का एक देखो, वहां अगर जाओ जो मिला है वहां ऑर्डर कर लो, वैसे ही 5 स्टार होटल में आप जो ऑर्डर कीजिएगा वही मिलेगा, उसमें थोड़ी है क्या कोई। लेकिन ना हम तो आगे बढ़े। अच्छा, इन 100 का क्या हुआ, 93,000 फौज क्या हो गई, सरेंडर की। अब भारत ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए, तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया और पाकिस्तान से लिखवाया गया कि आप लिख के दीजिए कि पूर्वी पाकिस्तान अब आपका नहीं है, वो बांग्लादेश का है, तो अब हम 93 को छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान कहा कि नहीं हम नहीं लिख के देंगे, तो कहा कोई बात नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। 1 साल बाद छोड़ा। 1972 में पाकिस्तान ने लिख के दिया, 1972 में लिख के दिया कि हमारा पाकिस्तान पे अब उस भाग पे अधिकार नहीं है, मेरे 93,000 सैनिकों को छोड़ दी। अमेरिका इतना कमीना था, इंदिरा गांधी इसमें लिखवाना चाहती थी कि लिखो कि तुम पीओके खाली करोगे तभी हम 93,000 देंगे। इंदिरा गांधी लिखो, लेकिन अमेरिका चलाया। अब उतना बड़ा देश अगर आप पे दबाव बनाने लगेगा तो आपको हटना पड़ेगा। अब भी आज के डेट अलग बात है, उस समय का अलग समस्या थी। 1971 सोचिए, जब लोग खटिया पे सोते थे, भारत में रेडियो हुआ करता था, उस समय आप अमेरिका से नहीं ना उलझेंगे जी ना। परमाणु बम भी नहीं था उस समय, मार देता चोट्टा ओकरा कहा जाता है। एक बात बताइए, उस समय मारिए देता तो हम लोग क्या करते, जापान पे मारिए दिया, जापान क्या कर लिया। उस समय हम लोग के पास नहीं ना था। इंदिरा गांधी एकदम दांत पीस के रह गई कि हमको पीओके चाहिए था। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम तो बांग्लादेश आजाद कराइए देते हैं, हमारा थोड़े मतलब था बांग्लादेश से, हमारा क्या मतलब है बांग्लादेश बन गया चाहे ना बन गया, बेल पाके तो कौआ के का। नहीं समझे, बेल होता है ना सिर्फ फल, वो पके ना पके कौआ को क्या मिलने वाला है, वो ना पकले पे खा पाएगा ना कच्चे पे खा पाएगा। तो बांग्लादेश बने चाहे ना बने, उसे भारत को क्या। हमने 93,000 इसीलिए सरेंडर कराया था कि हम पीओके खाली करा सके, लेकिन अमेरिका तुल गया, अमेरिका तुल गया। इंदिरा गांधी दांत पीस के रह गई थी वहां पे। उन्हीं ने ही आदेश दिया कुछ भी हो जाए परमाणु बम चाहिए, कुछ भी हो जाए परमाणु बम चाहिए। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और तब अमेरिका को कहा कि अब आ जाना तुम यहां देखा जाएगा। समझा गया कि नहीं? आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता, अगर नजर पे चढ़ा ली ना कि तुम क्या हो तो फिर समझ जाइए कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। वहां पे गलती थी, मार दिए गए इंदिरा गांधी ने, तो बहुत खतरनाक लेडी, दुश्मनों के लिए तो एकदम समझ जाइए कि आफत थी वहां पे। अमेरिका अब आज के डेट में अमेरिका हम लोग को धमका देता है, रियलिटी है। अमेरिका क्या करता है, धमका ही ना देता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग अमेरिका से बैर कहाँ ले पाते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बताइए, जोधपुर में लोंगेवाला में पाकिस्तान कब्जा कर पाया था, जैसलमेर में। लोंगेवाला कहाँ है? जैसलमेर। इसके पीछे जोधपुर एयरबेस, जोधपुर एयर। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच भी है, मैच है। अरे तरीका हम लोग तो तब हम लोग क्या हो जाएंगे, इसके पापा और इसके दादा। नहीं समझ आया? तो बांग्लादेश के हिसाब से तो हम लोग दादा हुए ना, दादा। यहाँ पे दोनों के बीच मैच है, तो पाकिस्तान अभी बाहर नहीं हुआ क्या? तब क्या खेल रहा है? माने मैच बच गया, या तो ये तो घोर बेइज्जती है, माने बाहर हो गया फिर भी खिलाएंगे सब। चलिए कोई बात नहीं, अभी इंडिया तो ठीक ठाक खेल रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल करेंगे।